हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के प्रैक्टिस पेपर तृतीय विषय विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हमने अभ्यास टेस्ट प्रथम, अभ्यास टेस्ट द्वितीय के वीडियो आपको भेजे थे। ये तीसरा वीडियो है। इसे हमने दो भागों में बनाया है। ये भाग एक है जिसमें हमने प्रारंभिक 35 प्रश्नों को समाहित किया है। चलिए हम शुरुआती 35 प्रश्न को सचित्र समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दो समान कागजों को मोड़कर एक उल्लू और एक व्हेल मछली का मॉडल बनाया गया है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। दोनों मॉडल में कौन सी चीज समान रहेगी हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों ही चित्र एक ही कागज से बनाए गए हैं। इन दोनों को बनाने के लिए समान आकार के कागज का उपयोग किया गया है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसी कागज से पहले मोड़कर उल्लू बनाया और फिर इसी कागज से ही व्हेल मछली बनाई। अर्थात दोनों ही जो मॉडल हमने बनाए हैं उल्लू का और व्हेल मछली का, वो दोनों समान कागज से बनाए हैं। इसलिए इन दोनों मॉडल का वजन भी एक समान होगा और उनमें पदार्थ की मात्रा भी एक समान होगी, क्योंकि दोनों को बनाने के लिए हमने एक ही कागज का उपयोग किया है। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल निर्भर करता है खुली सतह पर। अब जिस मॉडल की खुली सतह ज्यादा होगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि अगर एक ही पेपर से इन दोनों मॉडल को बनाया गया है तो इन दोनों मॉडल में कौन सी चीज समान होगी? वजन और पदार्थ। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 2, आसमा इस कथन को जांचना चाहती है कि मकड़ी के जाल वाला रेशम तंतु स्टील के बने तंतु से मजबूत होता है। दोनों की मजबूती की तुलना करने के लिए उसे तंतुओं के किस भौतिक गुण को स्थिर रखना होगा? आप सभी ने मकड़ी का जाला देखा है। उसके जाले का तंतु बहुत पतला होता है। हम इस तंतु की मजबूती का पता करना चाहते हैं कि यह तंतु स्टील के तार से ज्यादा मजबूत होता है या कम। तो हमने ये लीजिए स्टील का भी तार ले लिया। लेकिन इन दोनों में क्या समानता होना चाहिए? ये दोनों ही, अर्थात जो हमने स्टील का तार लिया है उस तार का व्यास या उस तार की मोटाई मकड़ी के जाल के तंतु की मोटाई के बराबर होना चाहिए। तभी आप सही जांच कर सकते हैं। दोनों समान मोटाई के हैं तो आप उनको खींच के देख लें। जो जल्दी टूट जाएगा वो कमजोर। जब ये प्रयोग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मकड़ी के जाल का तंतु उसी मोटाई या व्यास के स्टील के तार से 5 गुना अधिक मजबूत होता है। तो मकड़ी के जाल के तंतु की मजबूती का पता करना है तो आपको स्टील का तार भी उतने ही व्यास या मोटाई का लेना पड़ेगा। तो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर ए। बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? यहां हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, परमाणु, अणु, राइबोसोम और कोशिका। हमें बताना है कि इन सब में से किसका आकार बड़ा है। तो लीजिए, हमने चारों संरचनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर दी। सबसे पहले देखिए, शुरुआत में जो बिंदु लगा हुआ है वो परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म अविभाज्य कण है। इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे नंबर पर अणु है जो परमाणुओं से मिलकर बना है। यहां मैंने H2O अणु लिया है जहां 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं जो काले बिंदु से दिखाई दे रहे हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु है मध्य में जो लाल बिंदु से दिखाई दे रहा है। तो अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तो अणु का आकार परमाणु से बड़ा हुआ। इसे देखने के लिए हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर राइबोसोम है। राइबोसोम एक कोशिका अंगक है। इसको बनाने के लिए कई सारे अणुओं की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात ये इन दोनों से बड़ा हुआ। इसको देखने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए। और बाद में है कोशिका। कोशिका को तो हम सरल या सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार परमाणु को देखना है तो अधिक क्षमता वाला माइक्रोस्कोप चाहिए और कोशिका को देखना है तो सरल माइक्रोस्कोप भी काम में आ जाएगा। तो आपको पता चल गया, सबसे छोटा होता है परमाणु और सबसे बड़ी है कोशिका। तो उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न,
पृथ्वी, शनि और गुरु की सतह पर लोहे के 1 किलोग्राम के टुकड़े के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, प्रश्नों को समझना है तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। प्रश्न में जो बातें कही गई हैं उनके चित्र दिमाग में बनाना पड़ेंगे। तो लीजिए, हमने अपने दिमाग में चित्र बनाया। हमने यहां पर 3 ग्रह ले लिए, पृथ्वी, शनि और बृहस्पति। और आप इन तीनों ग्रहों के बारे में जानते हैं कि इनमें से पृथ्वी से बड़ा आकार होता है शनि का और शनि से बड़ा आकार होता है बृहस्पति का। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहां पर हमने इन तीनों ग्रहों को उनके आकार और गुरुत्वीय बल के बढ़ते क्रम में जमा दिया है। जिस ग्रह का आकार बढ़ा उसका गुरुत्वीय बल अर्थात दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। तो पृथ्वी से शनि का गुरुत्वीय बल और शनि से जुपिटर अर्थात बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है। अब उन्होंने कहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, तो ये तीनों ग्रहों के द्वारा क्या समान बल अनुभव करेगी? जी नहीं। यह 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु तीनों ग्रहों के द्वारा अलग अलग बल अनुभव करेगी, क्योंकि तीनों का आकार अलग अलग है। पृथ्वी से कम बल से आकर्षित करेगी, जबकि बृहस्पति से बहुत अधिक बल से आकर्षित करेगा। अगला बिंदु है, क्या इन तीनों ग्रहों पर इस पदार्थ का वजन एक समान होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी वस्तु का वजन या भार वह बल है जिससे वह किसी ग्रह की ओर आकर्षित होता है। तो पृथ्वी इसको कम बल से खींच रही है, तो पृथ्वी पर इसका वजन या भार कम होगा। शनि का गुरुत्वीय बल ज्यादा है, वो इस वस्तु को ज्यादा बल से अपनी ओर खींच रहा है, तो शनि पर इस वस्तु का वजन और ज्यादा। और बृहस्पति का गुरुत्वीय बल सबसे ज्यादा, यह इस वस्तु को बहुत अधिक बल से अपनी ओर खींचेगा, इसलिए बृहस्पति पर इस वस्तु का वजन सबसे ज्यादा। तो यह वस्तु तीनों ग्रहों पर अलग अलग बल का अनुभव भी करेगी और तीनों ग्रहों पर इस वस्तु का वजन या भार भी अलग अलग होगा। फिर सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा या वस्तु में जितने कण होते हैं उन कणों की संख्या को हम उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, वस्तु को किसी भी ग्रह पर ले जाएं, द्रव्यमान नहीं बदलता। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर आ गया विकल्प नंबर ए। उसमें मौजूद कणों की संख्या अर्थात द्रव्यमान हमेशा एक समान होगा। प्रश्न क्रमांक 5, सलमान को पता था कि जो सतहें वाष्प से ठंडी होती हैं, वाष्प उन पर संघनित हो जाती है। गर्म पानी से नहाने के बाद उसने देखा कि बाथरूम में कई जगहों पर जल वाष्प संघनित हो गई थी। इस चित्र में बाथरूम के कुछ सामान दिखाए गए हैं PQRS। हमें बताना है जल वाष्प इनमें से किस पर सबसे ज्यादा संघनित होगी। तो पहले जल वाष्प और संघनन की क्रिया को हम समझ लें। जल वाष्प, जब पानी को गर्म किया जाता है तो पानी की भाप बनती है, पानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है, इसे ही हम वाष्प कहते हैं। जब ये वाष्प किसी ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो ये पुनः द्रव की बूंदों में बदल जाती है, इसे संघनन कहते हैं। ये देखिए, एक केटली में से गर्म पानी की भाप निकल रही है। जैसे ही ये भाप ठंडे गिलास से भरे पानी के संपर्क में आई, ये देखिए ठंडे गिलास का जो पानी है उसके बाहर वाले कांच पर बूंदें इकट्ठा हो गई। ये वाष्प, ये गर्म वाष्प उस ठंडे कांच के संपर्क में आई तो भाप कैसी हो गई? ठंडी। भाप के अणुओं की ऊर्जा हो गई कम। जैसे ही भाप के अणुओं की ऊर्जा कम हुई, वे पास पास आए और गैस से द्रव अर्थात पानी की बूंदों में बदल गए। ऐसा आप ठंड में देखते हो ना, आप एक कांच के सामने खड़े हो जाना, आप जब अपनी सांस छोड़ेंगे तो छोड़ी गई सांस में भी भाप होती है, आपको दिखती है ठंड में। और जब ये भाप सामने कांच के संपर्क में आती है, दर्पण के संपर्क में आती है, तो पानी की बूंदों में बदल जाती है। तो इस प्रकार जल वाष्प के पुनः द्रव रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ऐसा कम तापमान पर वाष्प के कणों की ऊर्जा घटने तथा पास पास आने से होता है। संघनन द्वारा ही जल वाष्प से भरे बादल पानी की बूंदों में बदलकर वर्षा का रूप ले लेते हैं। तो भाई वो नहाया बाथरूम में गर्म पानी से, तो चारों ओर भाप ही भाप फैल गई। ये भाप जिस भी वस्तु के संपर्क में आएगी ठंडी होकर पुनः पानी की बूंदों में बदल जाएगी। तो बाथरूम में मिलने वाली ये चारों वस्तुएं PQRS सभी पर वाष्प संघनित होगी, सभी पर पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाएंगी। तो हमारा सही विकल्प है PQRS विकल्प नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 6, मैंग्रोव पादप समुद्र के पास दलदल वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इनके बीज जमीन पर गिरने से पहले एक मूल पौधे की शाखा पर ही अंकुरित होते हैं। बीज अंकुरण की इस उदाहरण में इसमें से कौन से कथन को सत्य माना जा सकता है?
तो पहले मैंग्रोव प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंग्रोव पादप अर्थात ऐसे पौधे जो दलदलीय भूमि में उगते हैं। दलदलीय भूमि समझते हैं आप? दलदलीय भूमि अर्थात ऐसी भूमि जिसके ऊपर पानी भरा हुआ हो। अगर आप पश्चिम बंगाल में मिलने वाले सुंदरवन डेल्टा प्रदेश में जाएं, जहां पर गंगा नदी समुद्र में मिलती है, तो वहां पर सुंदरवन है, वहां पर पानी जमीन के ऊपर रहता है 2-3 फीट, और इसी में पौधे लगे होते हैं। तो दलदली भूमि में जो उगने वाले पौधे हैं जिन्हें हम मैंग्रोव पौधे कहते हैं, देखिए उसे गौर से देखिए, चित्र बता रहा है। इन पौधों में फल के अंदर बीज है। वो बीज अंकुरण कर लेता है जब वह अपने जनक पौधे, मात्र पौधे या मूल पौधे के साथ होता है। ये देखिए फल दिख रहा है आपको गुलाबी रंग का, ये पौधे के साथ लगा हुआ है। वहीं उस फल के अंदर जो बीज है उसने अंकुरण कर लिया। देखिए अंकुरण करके एक छोटा सा रेडिकल अर्थात मूलांकुर बना, और ऊपर कैलेक्स यानी एक प्रांकुर बना। उसके बाद अंकुरण करने के बाद फिर ये बीज, अंकुरित बीज पादप के रूप में पानी में गिरेगा। पानी में गिरने के बाद इसके मूलांकुर से जड़ें निकलेंगी जो जमीन से पकड़ बना लेंगी, और ऊपर वाले मूलांकुर से नया पौधा बन जाएगा। तो जितने भी दलदली भूमि में पौधे उगते हैं उनमें बीज सीधे ही पानी में नहीं गिरता। अगर बीज पानी में गिर गया तो बह जाएगा। हो सकता है कि पानी में जो दूसरे जानवर उस बीज को खा जाए, हो सकता है पानी में वो सड़ जाए। तो वो बीज पानी में गिरने से पहले ही अपने मात्र पौधे या मूल पौधे पर ही अंकुरण कर लेता है और फिर पानी में गिरता है। तो मैंग्रोव पादपों में बीजों का अंकुरण उनके फल में स्थित होने पर ही हो जाता है। यही अंकुरण जरायुजी अंकुरण कहलाता है। इस प्रकार अंकुरित बीज नवीन पादप के रूप में पेड़ से सीधे दलदली भूमि पर गिरता है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला? इस उदाहरण से निष्कर्ष निकला है कि सभी बीजों को अंकुरण के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। साइमन ने समान गति से चलती हुई बस की खिड़की से बाहर देखा। साइमन एक बस में बैठ के जा रहा है। उसने बस के बाहर खिड़की में से देखा। उसने देखा कि बस के बाहर की चीजें पीछे की दिशा में चलती हुई दिखाई दे रही हैं। उसने खिड़की से बिजली के खंभे PQ और R को देखा। साइमन को इनमें से कौन सा खंभा सबसे तेज गति से पीछे की दिशा में चलता हुआ दिखेगा? अक्सर हम भी तो बसों में बैठ के जाते हैं ना, तो हमें बाहर की वस्तुएं पीछे की ओर जाती दिखाई देती हैं, जबकि बाहर की सारी वस्तुएं तो स्थिर हैं। खंबे, पेड़, घर सब स्थिर हैं, लेकिन वो हमें पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा है सापेक्ष गति के कारण। तो हम सापेक्ष गति को समझेंगे। कोई गतिमान वस्तु हमें गतिमान दिखती है जब हम स्थिर होते हैं या उस वस्तु के वेग से कम वेग से गतिमान होते हैं, तो वस्तु आगे जाती दिखाई देगी। और यदि हम उस वस्तु से ज्यादा वेग से गतिमान होते हैं तो वह वस्तु हमें पीछे जाती हुई दिखाई देगी। आप समझिए, आप दो दोस्त साइकिल से जा रहे हैं सड़क पे। दो दोस्त साइकिल चला रहे हैं सड़क पे, और दोनों दोस्तों की साइकिल एक समान चाल से चल रही है। एक समान चाल से चल रही है, दोनों बात करते हुए जा रहे हैं, तो एक दूसरे के सापेक्ष वो स्थिर हैं। ना तो कोई आगे बढ़ रही है, ना कोई पीछे जा रही है। अब आप अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ा दो तो आपके दोस्त आपको पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर आप अपने साइकिल की रफ्तार कम कर लो तो आपका दोस्त आपको आगे जाता हुआ दिखाई देगा। इसी को कहते हैं सापेक्ष गति। ये देखिए, मैंने एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक सड़क पर एक वाहन, एक जीप जा रही है। सड़क किनारे एक बोर्ड, सूचना पटल लगा हुआ है जिस पे बताया गया है कि आपको गाड़ी की रफ्तार इतनी रखनी है। अब अगर ये गाड़ी आगे जा रही है, गाड़ी का वेग ज्यादा है और जो खंबा है उसका वेग कम या 0 है, इसलिए गाड़ी ज्यादा वेग से जा रही है आगे की ओर, तो खंबा पीछे जाएगा। यह है सापेक्ष गति। अब पता है आपको, जब ये इस नोटिस को पढ़ेगा तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन अगर यही नोटिस गाड़ी से थोड़ा दूर लगा होता तो ये आसानी से उसको पढ़ लेता। क्यों? क्योंकि अगर दो वस्तुएं एक दूसरे के नजदीक हैं तो उनके मध्य सापेक्ष गति बहुत तेजी से होती है। तो सापेक्ष गति किनके मध्य ज्यादा होती है? जो वस्तुएं नजदीक होती हैं उनके मध्य। तो ये पास वाला बोर्ड इसके पास से बहुत जल्दी पीछे चला जाएगा, ये उसे पढ़ ही नहीं पाएगा, जबकि दूर वाला बोर्ड धीरे धीरे पीछे जाएगा, वो उस पर पढ़े लिखे हुए नोटिस को पढ़ लेगा। तो सापेक्ष गति के कारण वस्तुएं पीछे जाती हुई दिखाई देती हैं। जो वस्तु पास होती है वो जल्दी पीछे जाती है, जो दूर होती है वो देर से पीछे जाती है। तो बताओ, इन चारों खंभों में से कौन जल्दी पीछे जाएगा? किसकी चाल पीछे जाने की ज्यादा होगी? तो वो है P नंबर, जो पास में दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। प्रश्न क्रमांक 8। फरहाद एक सोलर कुकर बनाना चाहता है जिसमें पानी को उबाला जा सके। वह विभिन्न प्रकार के सोलर कुकर के बारे में पढ़ता है और फिर 3 नए प्रकार के कूलर का मॉडल बनाता है। एक से ज्यादा मॉडल बनाने का क्या फायदा? ये लीजिए, फरहाद ने सोलर कुकर बनाए। सोलर कुकर के कितने मॉडल बनाए? 3। ये देखिए, तीनों अलग अलग प्रकार के हैं। पहले कुकर में एक ही परावर्तक दर्पण है,
दूसरे सोलर कुकर में 2 परावर्तक दर्पण है और चौथे सोलर कुकर में 4 परावर्तक दर्पण है। तो इन तीनों ही सोलर कुकर की दक्षता अलग अलग होगी। सोलर कुकर सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, जिससे इसके अंदर गर्मी बढ़ जाती है और आप पानी को उबाल सकते हैं, खाने को पका सकते हैं। तो तीनों मॉडल का उसने एक साथ प्रयोग किया धूप में रख के, तो उसको क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? तो जब आप इन चारों विकल्पों को पढ़ेंगे तो आपको विकल्प समझ में आ जाएगा। विकल्प नंबर बी, तीनों मॉडल को एक साथ चलाकर यह देखा जा सकता है कि कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है, किस मॉडल की दक्षता सबसे ज्यादा है, कौन सा सोलर कुकर जल्दी और ज्यादा गर्म हो रहा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। भानु सुबह जल्दी उठकर घूम रहा है तो हमने यहां दिशा दिखाने वाला एक साइन या चिन्ह आपको दिखा रखा है कि किस तरफ पूर्व दिशा है, किस तरफ पश्चिम, किस तरफ उत्तर और किस तरफ दक्षिण। तो भानु घूम रहा है सुबह सुबह। उसने देखा कि सूर्य उसके बाईं तरफ से उदय हो रहा है। ये लीजिए, ये भानु सड़क पे घूम रहा है और सुबह सुबह सूरज कहां से उगेगा? पूर्व दिशा से। तो लिखिए ईस्ट, अर्थात पूर्व दिशा से हमने सूरज उगता हुआ दिखाई दे दिया। ये सड़क पे घूम रहा है, ठीक है। किस दिशा में जा रहा है ये मैंने दिशा भी बता दी, तीर की दिशा। तो यह उसने देखा कि सूर्य उसके बाईं तरफ से उदय हो रहा है। जब ये तीर की दिशा में आगे बढ़ेगा तो बाएं हाथ तरफ सूर्य है। 10 मिनट में वह सड़क के अंत तक पहुंच गया, फिर वह मुड़कर उसी तरफ चलने लगा जहां से वह आया था। लीजिए, 10 मिनट बाद वापस मुड़ा और उसी तरफ चलने लगा जिधर से वह आया था। जाते और लौटते समय उसकी छाया किस दिशा में होगी? तो चित्र देख लीजिए, चित्र बता रहा है आते समय भी सूरज पूर्व दिशा में है और जाते समय भी सूर्य पूर्व दिशा में है। तो दोनों ही स्थितियों में भानु की छाया पश्चिम दिशा की ओर होगी और हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर प्रश्न में 10 मिनट लिखा है। अगर यहां 10 मिनट की बजाय 10 घंटे होते तो स्थिति बदल जाती, क्योंकि 10 घंटे के बाद सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा में आ जाता। तो आते वक्त उसकी छाया पश्चिम में पड़ती और जाते वक्त पूर्व में पड़ती। तो यहां समय बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। यहां 4 वस्तुओं के चित्र दिखाए गए हैं जिन पर अलग अलग प्रकार के बल काम कर रहे हैं। किस चित्र में वस्तु पर काम करने वाले सभी बल सही तरीके से दर्शाए गए हैं? तो पहले यहां जितने भी बल दिखाए गए हैं हम उनके बारे में पढ़ लें। सबसे पहले यहां दिखाया गया है गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला आकर्षण बल जिसके कारण वस्तु पृथ्वी तल की ओर गति करती है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए, यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कहां कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही बता रहा है। यहां भी पृथ्वी इस बक्से को अपनी ओर यानी नीचे खींचेगी, यहां भी पत्थर नीचे की ओर गिरेगा और इसका भार या वजन भी नीचे की ओर लगेगा। तो चारों स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें दूसरा बल देखना है, संपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है? किसी वस्तु के संपर्क में जो बल आता है उसे हम संपर्क बल कहते हैं। अगर हम किसी वस्तु को धकाएं, खींचे या उठाएं तो हमारी पेशियां उस वस्तु के संपर्क में आ रही है, तो पेशीय बल भी एक संपर्क बल होता है। अब देखिए, कहां कहां पर लग रहा है पेशीय बल या संपर्क बल? तो एक तो यहां पे लग रहा है, इस जूते को नीचे गिरने से रोकने के लिए हाथ ऊपर की ओर इसे उठा रहा है, लग रहा है ना यह पेशीय बल ऊपर की ओर, संपर्क बल ऊपर की ओर। लेकिन यहां इस चित्र में कहीं भी इन्होंने इस संपर्क या पेशी बल को इस प्रकार के तीर के द्वारा नहीं दिखाया, अर्थात ये चित्र हो गया गलत। यहां पर देखिए, इस चित्र में आइए, इस चित्र में ये वस्तु को धका रहा है, तो इसका पेशीय संपर्क बल की दिशा ये होना चाहिए, जबकि यहां पर दिखाई गई है ऊपर की ओर, तो ये चित्र भी हो गया गलत। अब इस नंबर पर जाइए आप, बी नंबर के चित्र पर। यहां पर वस्तु का गुरुत्वीय बल नीचे है, बिल्कुल सही दिखा रखा है, लेकिन वस्तु नीचे नहीं गिर रही। क्यों नहीं गिर रही? क्योंकि टेबल उतना ही बराबर का बल इस वस्तु पर ऊपर की ओर लगा रहा है। इस झोले पर गुरुत्वीय बल नीचे लग रहा है पृथ्वी के द्वारा, लेकिन ये वस्तु नीचे नहीं गिर रही क्योंकि टेबल उस पर उतना ही बल ऊपर की ओर लगा रही है। वो भी संपर्क बल होगा, लेकिन यहां पर संपर्क बल को भी किसी तीर के निशान से नहीं दिखाया गया, तो ये भी गलत है। अब हम बढ़ते हैं अगले बल पर, जिसे कहते हैं अपकर्षण या घर्षण बल। किसी गति करती हुई वस्तु की संपर्क सतह पर लगने वाला बल जो गति का विरोध करता है, गति की विपरीत दिशा में लगता है, उसे हम अपकर्षण बल या घर्षण बल कहते हैं। ये देखिए, जैसे ये वस्तु आगे की ओर गति कर रही है ना, तो घर्षण बल कहां लगेगा? संपर्क सतह पर पीछे की ओर। तो यहां तो घर्षण बल की दिशा भी गलत दे रखी है। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा है, विकल्प नंबर सी। इसमें देखिए, गुरुत्वीय बल नीचे, वस्तु नीचे गिर रही है, बिल्कुल सही। जब ये गिर रही है तो ये आसपास की हवा के संपर्क में आ रही है, तो यह हवा के द्वारा इस पर घर्षण बल लग रहा है ऊपर की ओर, जो इसकी गति का विरोध कर रहा है। इसे भी यहां सही तीर के द्वारा दिखाया गया है।
तो बलों की सही स्थिति किस चित्र में दिखाई दे रही है? चित्र नंबर सी में। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। दर्द को ठीक करने वाली एक दवा को दो समूहों के मरीजों पर आजमाया गया जिन्हें लंबे समय से बहुत ज्यादा कमर दर्द था। प्रत्येक समूह में 30 मरीज हैं। ये लीजिए, समूह एक ऊपर दिख रखा है, उसमें 30 मरीज हैं, 30 गोले बने हुए हैं पीले रंग के। समूह एक को 1 महीने के लिए रोज एक गोली दी गई जिसमें 50 ग्राम दवा थी। वो कमर दर्द वाली दवा उस गोली के अंदर 50 ग्राम थी, 1 महीने समूह एक को दी गई। और नीचे समूह 2 को भी वही दवा की एक गोली 1 महीने के लिए दी गई, लेकिन उस गोली में वह दवा ज्यादा थी, 100 ग्राम। क्या निष्कर्ष निकला? आगे बढ़े। महीने के अंत में समूह एक के 25% लोगों ने कहा कि उनका कमर दर्द ठीक हो गया है। ये देखिए, मैंने अंडरलाइन करके बताया है, 30 में से 8। और समूह 2 के 35% लोगों ने कहा कि उनकी कमर दर्द कम हो गया है। तो 35% लोग यानी ज्यादा लोग ठीक हो गए। तो देखिए, अंडरलाइन करके हमने दिखाया है 11 लोग ठीक हुए हैं। तो समूह 1 और समूह 2 में 30-30 लोग हैं। दोनों ही समूहों को एक महीने तक एक गोली दी गई, लेकिन समूह 1 को जो गोली दी गई उसमें कमर दर्द वाली दवा 50 ग्राम थी और दूसरी गोली में 100 ग्राम थी। तो 50 ग्राम दवा वाले मरीज कम ठीक हुए, 100 ग्राम दवा वाले मरीज ज्यादा ठीक हो गए। क्या इससे निष्कर्ष निकल सकता है कि आपकी कौन सी दवा अच्छी है? जी नहीं, केवल इस परिणाम से निष्कर्ष नहीं निकल सकता। वैज्ञानिक या जो हमारे मेडिकल या दवाइयां बनाने वाले जो लोग हैं, वो जब भी कोई नई दवा का प्रयोग करते हैं या वैक्सीन या टीका जब भी बनता है तो उसे 2 नहीं बल्कि एक और ग्रुप पर भी इस्तेमाल किया जाता है। वो होता है तीसरा ग्रुप, जिसे किसी प्रकार की कोई दवा या टीका नहीं लगाया जाता। तो इन 2 के साथ साथ एक तीसरा समूह भी होना चाहिए 30 लोगों का, जिसे वो दवा दी ही नहीं जाए, या दवा दी भी जाए तो उसमें उस कमर दर्द वाली दवा, गोली दी भी जाए तो उसमें कमर दर्द वाली दवा बिल्कुल भी ना हो। तो इन्होंने ऐसा करने से ही आप सही निष्कर्ष पर निकल सकते हैं कि कौन सी दवा या टीका ज्यादा कारगर है। तो विकल्प नंबर हमारा डी सही है कि एक तीसरा समूह रखकर परीक्षण करना चाहिए जिसे बिना दवा की गोली दी जाएगी। तब आप सही निष्कर्ष पर निकल सकते हैं। चलिए 12, बहुत अच्छा चित्र है, समझिए। इस आकृति में दिखाई गई व्हेल मछली दिखाई गई गहराई पर वायु का बुलबुला उत्सर्जित करती है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हेल भले ही पानी में रहती है लेकिन मछली नहीं है। व्हेल हमारी तरह एक स्तनधारी प्राणी है। सांस लेने के लिए इसमें गिल्स या गलफड़े नहीं होते, बल्कि सांस लेने के लिए इसमें भी हमारे ही समान नासा छिद्र या नॉस्ट्रिल होता है, जो इसकी पीठ पर होता है, पृष्ठ सतह पर होता है। यह समय समय पर व्हेल पानी की सतह पर आती है, उस पृष्ठ सतह पर मिलने वाले नासा छिद्र के माध्यम से बहुत सारी हवा अपने फेफड़ों में भर लेती है, फिर ये पानी के अंदर चली जाती है सतह पर। फिर वहां जो हवा इसने फेफड़ों में भरी है वो धीरे धीरे छोड़ती है, तो नीचे से ऊपर तक बुलबुले आते हुए दिखाई देते हैं। तो हमें बताना है कि इन चारों आकृतियों ए बी सी डी में से बुलबुला किस प्रकार ऊपर आएगा। क्या नीचे से ऊपर तक बुलबुला समान आकार का होगा? क्या नीचे बुलबुले का आकार बड़ा और ऊपर आकर छोटा हो जाएगा? नीचे बुलबुले छोटे और सतह पर आते आते बड़े हो जाएंगे, या बीच में छोटे बड़े छोटे बड़े? तो हमें यहां 2 चीजें समझनी है। पहले तो यह समझना है कि इस व्हेल मछली द्वारा फेफड़ों से छोड़ी गई हवा के बुलबुले ऊपर क्यों आते हैं। तो ध्यान दीजिए, वायु का बुलबुला नीचे से ऊपर की ओर जाता है क्योंकि उत्प्लावन बल का मान बुलबुले के वजन से ज्यादा होता है। बुलबुले का घनत्व कम, पानी का घनत्व ज्यादा, जिससे बुलबुले पर पानी का उत्प्लावन बल लगेगा, बुलबुला ऊपर आएगा। ठीक है, ऊपर आ रहा है बुलबुला। अब कैसे आएगा? तो ध्यान दीजिए, पानी की गहराई में वायु के बुलबुले के अंदर दाब कम तथा बाहर दाब ज्यादा होता है। देखिए, पानी में आप जितना गहरा जाएंगे ना, पानी के अंदर दाब बढ़ता जाता है। तो ये व्हेल मछली बहुत नीचे है, पानी में सतह पर है, तो यहां पानी का दाब ज्यादा है और उसने जो बुलबुला बनाया है उसके अंदर वायु का दाब कम है, इसलिए बुलबुला छोटा है। पर जैसे जैसे बुलबुला ऊपर आता है, बाहर पानी का दाब कम होता जाता है और उसकी तुलना में अंदर बुलबुले के अंदर जो हवा भरी है उसका दाब ज्यादा होता जाता है। तो सतह पर आते आते धीरे धीरे बुलबुला आकार में बड़ा होता जाता है और सतह पर आकर फट जाता है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 13, हंसा ने एक बैटरी और 2 तारों की मदद से एक विद्युत बल्ब दीप्त करने का प्रयास किया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, पर बल्ब दीप्त नहीं हुआ, यानी बल्ब जला नहीं। बल्ब दीप्त ना होने का उसने एक संभावित कारण सोचा। इस कारण को जांचने के लिए उसने एक नया बल्ब लिया जो काम कर रहा था और दूसरी पूरी तरह चार्ज बैटरी भी ली। वह किस संभावित कारक को जांच रही थी? तो देखिए, उसने एक परिपथ बनाया। परिपथ में क्या क्या ले लिया? एक विद्युत बल्ब ले लिया, एक क्या ले लिया? चालक तार ले लिया, और तीसरी ले ली बैटरी या सेल। परिपथ बना लिया। परिपथ बनाने के बाद भी बल्ब नहीं जला, तो उसके दिमाग में एक प्रश्न उठा कि या तो बल्ब खराब होगा, या तार टूटा हुआ होगा, या बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो उसने इस बार एक नया बल्ब और नई बैटरी ले ली जो बिल्कुल सही थी, उसने वापस जोड़ा। तो हमें बताना है कि वह किस का परीक्षण कर रही है, किस संभावित कारण को जांच रही है।
तो ध्यान दीजिए, अगर नई बल्ब और बैटरी से, नया बल्ब और बैटरी लेने के बाद बल्ब जल गया तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि ये जो तार हैं ये बिल्कुल सही जुड़े हुए हैं। और नया बल्ब और बैटरी लेने के बाद भी बल्ब नहीं जला तो हम समझ जाएंगे कि जो परिपथ में जो तार लगाए हैं ना ये कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण से बताता हूं। आपके पास एक मोबाइल है, चल नहीं रहा, आप बटन दबा रहे, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आप क्या सोचोगे? या तो पूरा मोबाइल खराब हो गया, या इसकी बैटरी खराब हो गई है, चार्ज नहीं हुई, या इसका चार्जर खराब हो गया है जिसने इस बैटरी को चार्ज नहीं किया और मोबाइल नहीं चल रहा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? क्या मोबाइल ठीक करने पटक दोगे? नहीं, पहले आप कहीं से एक अच्छा चार्जर लाओगे, उसको इसमें लगाओगे। तो और फिर भी ये नहीं चला तो फिर आप बैटरी लेके आओगे, नई बैटरी डालोगे, फिर इसे चलाओगे, फिर भी नहीं चला तो आप किस निष्कर्ष पर पहुंचोगे? इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि यह पूरा मोबाइल ही खराब है। तो मोबाइल खराब है इसका पता लगाने के लिए आपने उसके चार्जर और बैटरी को बदल के देखा। इसी प्रकार इस परिपथ में तार टूटा हुआ है या तार खराब है, इसका पता लगाने के लिए आपने बल्ब और सेल को बदल के देखा। तो बल्ब और सेल नहीं लगाना, वो क्या जांच करना चाह रही है कि तार कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। अगर बल्ब जल गया तो तार सही है, बल्ब नहीं जला इसका मतलब है कहीं ना कहीं तार टूटा है। प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न में दिखाई गई तालिकाएं विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की गति को दिखाती हैं। तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 14, 15, 16 का उत्तर देना है। देखो, सुहेल ने एक वायु रोधक कांच का डिब्बा लिया। ये लीजिए, हमने वायु रोधक कांच का डिब्बा, यानी वायु ना तो अंदर जाएगी ना अंदर की वायु बाहर आएगी, एयर टाइट डिब्बा लिया। उसने डिब्बे के अंदर वायु में गमन करने वाली ध्वनि की चाल को मापा। उसने क्या करा? इसमें ध्वनि की चाल को मापा। अब ध्यान दीजिए, इस डिब्बे के अंदर हवा भरी है। कौन सी हवा भरी है? वायुमंडलीय वायु, वायुमंडल वाली हवा भरी हुई है। और आप जानते हैं वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन 21% होती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.33%। तो ऑक्सीजन ज्यादा है। तो इस तालिका में देखो, ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसमें ध्वनि की रफ्तार कितनी होगी? तालिका में आप देखेंगे तो पता चल जाएगा 316 मीटर प्रति सेकंड। नाप ली हमने। चलिए, उसने भी नाप ली। डिब्बे के अंदर वायु में गमन करने वाली ध्वनि की चाल को माप लिया। फिर उसने एक मोमबत्ती जलाकर डिब्बे में रखा और उसे बंद कर दिया। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ गई। उसने 24 घंटे तक डिब्बे को छुए बिना अलग रख दिया। फिर से डिब्बे में ध्वनि की चाल को मापा। क्या करा उसने? मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती जलाई, जलने दी, थोड़ी देर जलेगी मोमबत्ती। मोमबत्ती अंदर रख दो जलती हुई, डिब्बा बंद कर दो तो मोमबत्ती कुछ देर तक जलेगी क्योंकि उसे जलने के लिए ऑक्सीजन मिल रही है। और जैसे ही सारी ऑक्सीजन खत्म होगी मोमबत्ती बुझ जाएगी। और अब इस बक्से के अंदर जो हवा भरी है उसका संगठन भी बदल जाएगा। अब अंदर बचेगी केवल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन खत्म। अब इसमें उसने ध्वनि की चाल को नापा। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 259 तालिका में देखिए। तो अब इसके अंदर ध्वनि की चाल कम हो गई। अब हमें इसी निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर देना है। पहले बार की तुलना में जब उसने ध्वनि की चाल को दूसरी बार नापा मोमबत्ती बुझने के बाद, तब उसे संभवतः क्या पता चला होगा? क्या पता चला होगा? हम खुद देख रहे हैं। पहले ऑक्सीजन थी तो इसमें ध्वनि की चाल 316 थी। ऑक्सीजन मोमबत्ती के द्वारा खत्म हो गई। अब बची कार्बन डाइऑक्साइड, ध्वनि की चाल हो गई 259, तो ध्वनि की चाल घट गई थी। विकल्प नंबर बी सही है। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। केवल ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर, ये नीचे जो तालिकाएं दी गई हैं, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर विभिन्न पदार्थों और पदार्थों की अवस्थाओं में ध्वनि की चाल के बारे में क्या कहा जा सकता है? अब तालिका को गौर से देखो। जो सबसे पहली तालिका है वो गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल है। दूसरे नंबर की जो तालिका है वो द्रव माध्यम में ध्वनि की चाल को दिखा रही है। और तीसरे नंबर की तालिका में ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल दिखाई गई है। तो हम खुद जानते हैं कि ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है, अर्थात जिस माध्यम में कणों की संख्या ज्यादा होती है, कण पास पास होते हैं, सघन होते हैं, उसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है। इसलिए ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा, द्रव में कम और गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। इस तालिका में दिख भी रहा है। लेकिन इस तालिका में कहीं कहीं पर अपवाद भी हैं। जैसे सबसे तीसरे नंबर की तालिका, वल्कनीकृत रबर, पॉलीएथिलीन, ये दोनों ही ठोस हैं लेकिन इनमें ध्वनि की चाल द्रव से कम है। हाइड्रोजन गैस है लेकिन उसमें ध्वनि की चाल एथनॉल द्रव से ज्यादा है। तो वास्तव में 99% केस में ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा, द्रव में कम और गैस में सबसे कम होती है। लेकिन इसके अलावा ध्वनि की चाल माध्यम के तापमान, माध्यम की प्रत्यास्थता और अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। तो इस तालिका से हमें पूरा जानकारी नहीं मिल रही, तो यहां पर विकल्प नंबर आ जाएगा सी। ध्वनि की चाल पदार्थ की अवस्थाओं के अलावा अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है।
चलिए प्रश्न क्रमांक 16 जो इसी प्रश्न पर आधारित है। यदि इस कांच के बक्से में कुछ उड़ने वाले बैलून रखकर फोड़ दिए जाएं तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो उनका कहना है कि अब इस बक्से के अंदर, बक्सा आपको दिख रहा है, अभी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, धुआं है। अब इसमें उन्होंने कहा कि उड़ने वाले बैलून रख के फोड़ दो। उड़ने वाले बैलून समझते हैं? उड़ने वाले बैलून में हाइड्रोजन गैस होती है, हल्की होती है, तभी तो हाइड्रोजन भरने के बाद गुब्बारा ऊपर उड़ जाता है। हम मेलों में जाते हैं, वहां लाल रंग के सिलेंडर से गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भर के बच्चों को खिलाते हैं, वो डोरी से उड़ाते हुए ले जाते हैं। तो हमने इस बक्से के अंदर अब हाइड्रोजन गैस से भरे हुए गुब्बारे फोड़ दिए तो क्या होगा? अब इसके अंदर जो वायु का संगठन है वो फिर बदल जाएगा। अब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। आप तालिका में देखिए, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल होती है 1290 मीटर प्रति सेकंड। तो अब इस बक्से के अंदर ध्वनि की चाल क्या होगा? बढ़ जाएगी, और विकल्प नंबर ए हमारा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। तीन दोस्तों ने अपने लेजर पॉइंट का निशाना दीवार पर टंगे एक मानचित्र पर लगाया। बेटी, पहले मैं मानचित्र बता दूं, चलिए हम आपको विजुलाइज करते हैं, हम आपको दृश्य दिखाते हैं ताकि आपको चीजें जल्दी समझ में आए और आप उसे लंबे समय तक याद रख सकें। तो हमने दीवार पर एक वर्ल्ड मैप, है ना, दुनिया का मानचित्र बना दिया। इसमें आपको सब दिखाई देगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का न्यूयॉर्क दिख रहा है पीले बिंदु से, और इधर आ जाओ, भारत दिख रहा है, भारत में भी दिल्ली दिख रहा है। अब इस नक्शा दीवार पे चिपका हुआ है, इस नक्शे के पास सबसे पहले बेटी खड़ी है। बेटी, एक गुड़िया, एक बालिका दीवार के सबसे करीब खड़ी है। जेसिका इस दीवार से सबसे दूर खड़ी है, और वहीदा दोनों के बीच में यानी मध्य में खड़ी है। उन्होंने केवल अपनी कलाई को हिलाते हुए न्यूयॉर्क से दिल्ली के रास्ते को मानचित्र पर लेजर पॉइंट से अनुरेखित करना है। अनुरेखित करना है यानी इंडिकेट करना है, दिखाना है। उनमें से किसे अपनी कलाई सबसे ज्यादा घुमाना पड़ेगी? ये लीजिए, बेटी ने क्या करा? लेजर किरण हाथ में ली और पहले उसने अमेरिका पर निशाना लगाया, फिर हथेली या कलाई को घुमाते हुए दिल्ली पे निशाना लगाया। फिर वहीदा ने हाथ में लेजर किरण पकड़ी और लेजर रेस पहले अमेरिका पर दिखाई, न्यूयॉर्क पर, और फिर भारत के दिल्ली पर दिखाई। इसी प्रकार जेसिका ने भी ऐसे किया। अब हमसे पूछा गया है कि किसको अपनी कलाई को ज्यादा घुमाना पड़ेगा। तो आप कुछ ना करें, इनके जो कोण बने हुए हैं इन कोण को नाप लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि सबसे कम कोण हाथ के घुमाव का जेसिका का है और सबसे ज्यादा कोण हाथ के घुमाव का बेटी का है। आप और भी कई प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सीधे इस मानचित्र के पास खड़े हों और मानचित्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर देखना हो तो आपको बहुत ज्यादा गर्दन और आंख घुमाना पड़ेगी। और अगर आप इस मानचित्र से बहुत दूर खड़े हैं तो मानचित्र के दो बिंदुओं को देखने के लिए आपको बहुत कम गर्दन या आंख घुमाना पड़ेगी। तो बेटी सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको मानचित्र पर दो बिंदुओं को दिखाने के लिए सबसे ज्यादा अपनी कलाई को घुमाना पड़ेगा। विकल्प नंबर ए सही है। प्रश्न क्रमांक 18। यहां चार अलग अलग प्रकार के पेंच या स्क्रू के ढक्कन वाली बोतलें दिखाई गई हैं जो खुली हुई हैं। प्रत्येक बोतल के ढक्कन में बने खांचे बोतल पर बने खांचों से मेल खाते हैं, तभी तो ढक्कन लगेगा और खुलेगा। अगर सारे ढक्कन पूरी तरह बंद कर दिए जाएं तो कौन सी बोतल को खोलने में सबसे कम समय लगेगा? अब गौर से देखिए भाई, आप जानते हैं कई बोतलों के ढक्कन बहुत घुमाने पड़ते हैं तब लगते हैं, और कई के घुमाव और लग जाते हैं। ऐसा क्यों? अब देखिए, यहां ए नंबर की बोतल में देखिए तो यहां पर 3 घुमाव दिए गए हैं, दूसरी बोतल में भी 3 घुमाव, चौथी बोतल में 4 घुमाव, तीसरी बोतल में 4, और जो डी नंबर की बोतल है उसमें घुमाव 2 हैं। तो जिनमें घुमाव ज्यादा हैं उसमें ढक्कन को लगाने और खोलने में ज्यादा समय लगेगा, और जिसमें घुमाव कम है उसे खोलने और बंद करने में कम समय लगेगा। तो हमसे यही तो पूछा गया है कि अगर सारे ढक्कन पूरी तरह बंद कर दिए जाएं तो कौन सी बोतल को खोलने में कम समय लगेगा? जिसमें घुमाव या वलय या खांचे या स्क्रू कम है। 2 स्क्रू वाला जल्दी खुल जाएगा और जल्दी ही लग जाएगा। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन, तो हम आपको बता दें कि परमाणुओं में 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में होते हैं। अब हमसे पूछा है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इन तीनों कणों में से किसके बराबर होता है? तो लीजिए, ये एक तुलनात्मक तालिका है, ये बहुत महत्वपूर्ण तालिका है। इसको गौर से देखें तो न्यूट्रॉन पे जाएं, न्यूट्रॉन ये आखिरी वाला है, इसका द्रव्यमान देखें किससे मेल खा रहा है? तो प्रोटॉन से मेल खा रहा है। देखिए, लगभग द्रव्यमान AMU में देखेंगे तो भी बराबर है, और द्रव्यमान अगर ग्राम में देखेंगे तो भी बराबर है, 1.67 गुणा 10 की घात ऋण 24। तो सामान्यतः इस तालिका से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमें पता चल गया कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों द्रव्यमान युक्त कण हैं और ये दोनों ही नाभिक में रहते हैं, इसलिए परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में पाया जाता है। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं को जोड़कर निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज
इंसिपिडिस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहले हमें पता करना है कि डायबिटीज इंसिपिडिस होता क्या है। डायबिटीज इंसिपिडिस एक ऐसी असामान्य स्थिति है जिसमें बार बार पेशाब आती है और प्यास भी जरूरत से ज्यादा लगती है। इसके लक्षण डायबिटीज मेलिटस की तरह दिखते हैं, जो अग्नाशय से स्रावित इंसुलिन की कमी के कारण होता है। जबकि डायबिटीज इंसिपिडिस पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। इस स्थिति में वैसोप्रेसिन हार्मोन्स, जिसे हम एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं, का स्त्रावण कम होने से मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और मूत्र बार बार आता है। तो भाई अगर मूत्र बार बार आ रहा है, आपको प्यास बार बार लग रही है, तो आप मत डरिए। जरूरी नहीं कि आपको मधुमेह या शर्करा हो, जिसका संबंध अग्नाशय से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन से है। यह दूसरी स्थिति भी हो सकती है। क्या हो सकती है? तो देखिए, हमारे मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि की जो पश्चपाली है, पीयूष ग्रंथि का जो पिछला हिस्सा है, वो हाइपोथैलेमस से बना होता है। इस पीयूष ग्रंथि के हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स निकलता है जिसे वैसोप्रेसिन या एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं। ये निकला पीयूष ग्रंथि से और कहां पहुंच जाता है? रुधिर द्वारा। ये रुधिर के द्वारा हमारी किडनियों में पहुंच जाता है और किडनी या वृक्क में जब जो मूत्र बन रहा है, उस मूत्र में से पानी को सोखता है। बन रहे मूत्र में से पानी का अवशोषण करता है ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। अब अगर देखिए, अगर ये वैसोप्रेसिन कम बने, अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा इस एडीएच का स्त्रावण कम हो, तो हम जो मूत्र त्याग रहे हैं उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पानी को सोखता है। अब ये हार्मोन्स बना ही नहीं तो पानी को कौन सोखेगा? तो मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, मूत्र बार बार आएगा। तो ये वो डायबिटीज नहीं है, बल्कि एक अलग डायबिटीज है। इसे हम डायबिटीज इंसिपिडिस कहते हैं। और इसके कथन में कौन सा असत्य है, गलत बताना है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एडीएच हार्मोन्स की कमी से सही है। हाइपोथैलेमस में बनने वाले एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, ये भी सही है। ये हाइपोथैलेमस में बनने वाले पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले वैसोप्रेसिन हार्मोन्स की कमी से होता है, ये भी सही है। ऊपर के एबीसी तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। और जो कथन असत्य है वो है यह अग्नाशय की बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है। उससे नहीं होता, उससे तो दूसरा रोग होता है जिसे हम डायबिटीज मेलिटस अर्थात शुगर या मधुमेह कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। नीचे दी गई तालिका में कुछ पदार्थों के ऑक्साइड समूह 1 और समूह 2 में लिखे गए हैं। देखो आप, समूह 1 में भी कुछ ऑक्साइड है। परमाणु अगर ऑक्सीजन से जुड़ता है, कोई तत्व किसी ऑक्सीजन से जुड़ता है तो वो ऑक्साइड कहलाता है। इसी प्रकार समूह 2 में भी कुछ ऑक्साइड लिखे हुए हैं। अब हमें बताना है कि समूह 1 और 2 का विभाजन किस मापदंड के आधार पर किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, समूह 1 में देखो क्या क्या है। सोडियम है, लेड है और कैल्शियम है। ये तीनों ही धातुएं हैं। अर्थात समूह 1 में धातुओं के ऑक्साइड हैं जो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, अर्थात ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जबकि समूह बी में देखिए, कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन अधातुओं के ऑक्साइड हैं। ये जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, अर्थात ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि यहां पर ऑक्साइडों को एक तो धातु और अधातु के आधार पर बांटा गया है और दूसरा क्षारीय और अम्लीय ऑक्साइड के आधार पर बांटा गया है। तो आप देख लो इसमें सही विकल्प कौन सा है। जब आप चारों विकल्पों को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। यहां समूह 1 और समूह 2 में लिखे ऑक्साइडों में अंतर बताने के लिए किस मापदंड का प्रयोग हुआ है? धातु के ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइड का। धातु के ऑक्साइड समूह 1 में रख दिए हैं, अधातु के ऑक्साइड समूह 2 में रख दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की ओर। प्रकाश की दो विपरीत परिस्थितियों में स्थिति 1 और स्थिति 2 दिखाई गई है चित्र में। 4 अलग अलग प्रकार के जानवरों की आंखों के चित्र नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक चित्र में बड़ा गोला आंख का स्वच्छ मंडल दर्शाता है, छोटा गोला पुतली दर्शाता है। इनमें से किस जानवर की दृष्टि अंधेरे व उजाले दोनों स्थितियों में सबसे अच्छी होने की संभावना है? तो इस चित्र पर बाहर में जाओ, पहले हम थोड़ा सा समझ लें। ये लीजिए, हमने आपको नेत्र बता दिया। इस नेत्र को देखें तो नेत्र में देखिए जो सफेद रंग का हिस्सा दिखाई देता है उसे हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। ये पारदर्शी होता है। उसके बाद जो दूसरा गोला दिखाई दे रहा है ये परितालिका है, इसे अंग्रेजी में आइरिस भी कहते हैं। और बीचों बीच जो काले रंग का बिंदु दिखाई दे रहा है वो है पुतली या पुपिल, जिसमें से प्रकाश अंदर जाता है, आंख के अंदर जाता है और वस्तु हमें दिखती है। अब ध्यान दीजिए, ये जो पुतली है, जो काले रंग का गोला दिख रहा है, ये कभी बड़ा हो सकता है, कभी छोटा हो सकता है। ये कब बड़ा होगा काले रंग का घेरा और कब छोटा होगा, ये निर्भर करता है दिन एवं रात पर। दिन एवं रात में परितालिका के फैलने व सिकुड़ने से पुतली का आकार घटता एवं बढ़ता है। परितालिका जो काले रंग के गोले के चारों ओर दिखाई दे रही है, ये फैल और सिकुड़ सकती है। जब हम दिन में होते हैं तो दिन में बहुत अधिक उजाला है, सूर्य का प्रकाश है, तो हमारी आंखों की रेटिना खराब ना हो तो ये आइरिस फैल जाते हैं। आइरिस मतलब परितालिका फैल जाती है और जो पुतली है, जो छिद्र है काले रंग का, वो छोटा हो जाता है ताकि दिन के समय कम प्रकाश अंदर जाए और रेटिना को नुकसान ना हो। उस कम प्रकाश में भी हम आसानी से देख लेंगे, तो छोटा गोला हो जाएगा। और जब हम रात में जाएंगे तो रात में होता है अंधेरा, प्रकाश होता है कम, तो वस्तु अच्छे से दिखाई दे
इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आंख के अंदर जाए, तब परितालिका सिकुड़ती है और बीच वाली पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, काला गोला फैल जाता है, अधिक से अधिक प्रकाश आंखों में जाता है और आप अंधेरे में भी वस्तुओं को देख लेते हैं। तो जिस जानवर की आंख की पुतली या काला गोला सबसे छोटा हो सकता है और सबसे बड़ा हो सकता है, वो हर परिस्थिति में, दिन या रात में, कम रोशनी या और ज्यादा रोशनी में भी अच्छे से वस्तुओं को देख लेगा। तो किस जानवर की नेत्रदृष्टि सबसे अच्छी होगी? तो आप समझ गए, जिसकी पुतली सबसे छोटी है और सबसे बड़ी है, अर्थात विकल्प नंबर ए। यह हर परिस्थिति में, दिन और रात में, अंधेरे और उजाले में, सब परिस्थिति में वस्तुओं को आसानी से देख लेगा। प्रश्न क्रमांक 23, खगोलविदों ने हाल ही में एक नए ग्रह की खोज की है। ऐसा देखा गया है कि यह ग्रह पृथ्वी की तरह एक सूर्य की चक्कर लगाने की जगह 2 सूर्य के चक्कर लगा रहा है। इस ग्रह के बारे में निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है? तो हमारे खगोल शास्त्री लगातार नए नए सौर मंडल और नए नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे ग्रह खोजे हैं जो एक नहीं बल्कि 2 और 3 सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अर्थात वहां जब सुबह होता है ना, तो 3 और 2 सूरज उगते हुए दिखाई देते हैं, जैसा हमें एक दिखता है। चलिए, तो ऐसा एक ग्रह निकाल लिया गया है जो 2 सूर्य के चक्कर लगाता है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। यह इस ग्रह पर दिन और रात का चक्र नहीं होता। गलत। दिन और रात तो यहां होंगे। जिस तरफ जो ग्रह का जो हिस्सा सूर्य की तरफ है वहां दिन होगा, जो हिस्सा ग्रह का सूर्य से विपरीत दिशा में है वहां रात होगी। ये पॉइंट तो गलत हो गया। इस ग्रह की सतह पृथ्वी से ज्यादा गर्म होगी। सी, इस ग्रह पर पृथ्वी से ज्यादा मौसम होंगे। अब यह जानकारी हम तभी दे सकते हैं जब हमें पता चले कि यह ग्रह सूर्य से कितना दूर है। क्या सूर्य से इसकी दूरी पृथ्वी से ज्यादा है या कम? यह किस वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगा रहा है? इसकी जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है उसका आकार क्या है? इसको एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? जब तक ये जानकारी हमें नहीं पता होगी, हम नहीं बता सकते कि यह पृथ्वी से ज्यादा गर्म है या कम, या इस पे कितने ज्यादा मौसम है। अर्थात इस ग्रह के बारे में कुछ भी निश्चित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। विकल्प नंबर डी सही है। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? भाई, गर्मी में आप ठंडा पानी पीते हैं, किसमें ज्यादा ठंडा पानी रहता है? फ्रिज को हटा दो तो आप देखेंगे कि मिट्टी के बने घड़े या मटकों में ज्यादा ठंडा पानी रहता है। तो गर्मी के दिनों में मटके में भरा पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्या कारण है? तो हम उसको समझा देते हैं। मटका धीरे धीरे झिमता है। मटके के अंदर भरा पानी मटके के बारीक छिद्रों से होकर बाहर आता है। जब ये पानी बाहर आता है तो बहती हुई हवा के संपर्क में आते ही ये भाप में बदल जाता है, और जैसे ही इसका वाष्पन होता है अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। वाष्पन घटना के कारण मटके का पानी ठंडा होता है। अरे हम पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। मिट्टी के घड़े के अंदर की सतह पर हजारों सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से निकलने वाले पानी का वाष्पीकरण या वाष्पन होता है, और जिस सतह पर वाष्पन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है, क्योंकि वाष्पन की क्रिया में पानी अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में पहुंच जाता है। अवस्था परिवर्तन के लिए हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, अवस्था परिवर्तन के लिए पानी को ऊर्जा चाहिए ताकि वो पानी से भाप अर्थात गैस में तब्दील हो सके। यह आवश्यक ऊर्जा पानी के कण मटके के अंदर भरे पानी से ही लेते हैं, जिससे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस तरह से मटके के अंदर के पानी से ऊष्मा निकल जाती है और वह ठंडा हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें पसीना आने के बाद ठंडक महसूस होती है। तो पानी बाहर निकल रहा पानी भाप में बदल गया। पानी जब भाप में बदलेगा तो उसे ऊष्मा चाहिए। वह ऊष्मा उसने मटके के अंदर के पानी से ले ली। मटके के अंदर के पानी की ऊष्मा कम हो गई तो मटके का पानी हो गया ठंडा। तो कौन सी घटना मटके के पानी को ठंडा करती है? विकल्प नंबर डी वाष्पन। इसलिए जो मटका ज्यादा झिमता है ना, उसमें पानी ज्यादा ठंडा रहता है। प्रश्न क्रमांक 25, दी गई जानकारी के आधार पर 25 से 27 तक के उत्तर दें। यहां जो अफ्रीका में जंगली जानवरों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया गया डेटा दिखाया गया है। ग्राफ शिकार के शरीर द्रव्यमान और एक विशेष रूप से शिकार के लिए एक शिकारी की पसंद को दर्शाता है। उदाहरण के लिए प्राथमिकता का मतलब है। चलिए, काफी कुछ लिखा हुआ है, हम तो चित्र पे गौर करें, चित्र से समझ में आ जाएगा। यहां पर कुछ शोधकर्ताओं ने एक डाटा बनाया है। इस ग्राफ को देखें। ग्राफ में जो नीचे वाला जो एक्स वाली लाइन है, आड़ी लाइन, उस पर शिकार के शरीर का द्रव्यमान लिखा है। शिकार के शरीर का वजन, जिसका शिकार हो रहा है, हिरन, विल्लीभीज, है ना, और क्या क्या, जेब्रा, भैंसे, इनका वजन यहां पे नीचे दे रखा है ना, किलोग्राम में। और जो खड़ी लाइन है वाई अक्ष, उस पर एक विशेष प्रकार के शिकार के लिए शिकारी की पसंद अर्थात शिकारी द्वारा शिकार को मारने की संभावना दिखा रखी है। अब देखो, समझो, समझ में आ जाएगा। शेर, सबसे पहले देखिए शेर। शेर की काली लाइन है और काले रंग का बक्सा है। तो कौन सी लाइन चल रही है शेर की? ये वाली लाइन शेर की है। अब इस लाइन से क्या पता चलता है कि शेर जो है वो कम वजन वाले जानवरों को नहीं खाता। 100 किलोग्राम से जिनका वजन है ना, उन्हें नहीं खाता, बल्कि 100 ग्राम से ज्यादा, करीबन 200 किलोग्राम वजन तक के जानवरों को सबसे ज्यादा पसंद करता है शिकार करना और खाना। लकड़बग्घे पे आइए। लकड़बग्घा ये दिखा रखा है।
लकड़बग्गे का भी ये छोटे जानवरों को कम खाता है। ये देखो धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा है, छोटे जानवर कम वजन वाले जानवर कम खाता है धीरे 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 धीरे, और ये भी ज़्यादा वजन वाले जानवरों को खाता है 200 किलोग्राम, और उसके बाद फिर एकदम 200 किलोग्राम से ज़्यादा वजन वाले जानवर का शिकार नहीं कर सकता। चीता को देखिए, चीता ये दिखाया गया है, चीता छोटे और बड़े सब जानवरों को खा सकता है, यानी कम वजन वाला भी और ज़्यादा वजन वाला भी। और अब आ जाइए तेंदुआ, तेंदुए को देखिए, तेंदुआ कम वजन वाले जानवरों को ज़्यादा खाता है। देखो तेंदुए का ग्राफ इधर से आ रहा है ऊपर से नीचे, अर्थात जो तेंदुआ है वो कम वजन वाले जानवरों, छोटे जानवरों को ज़्यादा खाता है और बड़े और ज़्यादा वजन वाले जानवरों को कम खाता है। जंगली कुत्ता, जंगली कुत्ता देखिए, ये जंगली कुत्ता दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये कम वजन को भी खाता है ज़्यादा और फिर धीरे धीरे कम। तो इस निष्कर्ष के आधार पर, इस ग्राफ के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक है 25। इस चित्र में एक जंगल में शिकार होने वाले कुछ जानवरों का फैलाव दिखाया गया है। एक वन्य जीव फोटोग्राफर शेरों के सफर शिकार की फोटो खींचना चाहता है। जंगल में वृत्त द्वारा चिन्हित किस चित्र में उसे इस तरह की फोटो मिलने की सबसे अधिक संभावना है? मतलब एक फोटोग्राफर है, उसे एक वीडियो बनाना है या फोटोग्राफ लेना है शेर के द्वारा शिकार करता हुआ, तो उसे इस नक्शे को देखना पड़ेगा। ये देखिए नक्शा दिख रहा है, यहाँ पर 4 गोले हैं, तो वो नक्शे को देखकर कौन से गोले में जाए, कौन से क्षेत्र में जाए, ABCD, ताकि उसे शिकार करता हुआ शेर का फोटो मिल जाए। तो आप इसी जो दे रखा है मानचित्र, इसी में यहाँ पे देखिए बहुत बारीकी से लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, है ना। तो शिकार होने वाले जानवर का वजन देखो, छोटा हिरण 15 किलोग्राम, ये तारे के द्वारा दिखाया गया सफेद स्टार। इम्पाला 45 किलोग्राम, ये बक्से के रूप में दिखाया गया। जेब्रा 175 किलोग्राम, ये गोले के रूप में दिखाया गया। अब नीचे वाले इस पर आइए, जो शेर है, शेर सबसे ज्यादा वजनदार जानवर को खाता है, 100 से ज्यादा। देखिए ग्राफ सबसे ऊपर है शेर का, यहाँ पे ये देखिए, शेर सबसे ज्यादा 175 किलोग्राम वजन वाले जानवर को खाना पसंद करेगा ना, जेब्रा को। और जेब्रा कैसे दिख रहा है यहाँ? गोले के रूप में। तो गोले देख लो इन चारों में कहाँ ज्यादा दिख रहे हैं, तो मुझे तो यहाँ पर गोले सबसे ज्यादा दिख रहे हैं 3, आप भी गिन के देख सकते हैं। ये देखिए ABCD में से A में गोले सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, जो जेब्रा को बता रहे हैं, जिसका वजन है 175 किलोग्राम, और शेर 175 किलोग्राम के जानवर को खाना सबसे ज्यादा पसंद करता है। तो फोटोग्राफर को A नंबर के गोले में जाना चाहिए अगर उसे सही चित्र लेना है। तो विकल्प नंबर A हमारा सही था। 26, अगर 25 से 50 किलोग्राम वजन वाले शिकार होने वाले जानवर जंगल में घट जाएं तो किस परभक्षी की जनसंख्या घटने की अधिक संभावना है? प्रश्न कह रहा है कि अगर 50 किलोग्राम से कम वजन वाले छोटे जानवर मर जाएं तो कौन सा शिकारी प्राणी खत्म हो जाएगा? तो गौर से देखिए तेंदुए को, ये तेंदुआ छोटे जानवरों को ही तो खाता है बेचारा। ये देखो तेंदुआ 20 से लेकर 50 किलोग्राम के जानवरों को ही खाता है। अगर ये जानवर मर जाएंगे तो बड़े जानवरों का तो शिकार ही नहीं कर पाता, मर जाएगा। तो अगर छोटे जानवर नष्ट हो जाएं तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? तेंदुए पर। अन्य जानवरों की तुलना में लकड़बग्गा इनमें से किस जानवर का शिकार कर सकता है? सबसे अधिक संभावना वाले विकल्प को चुने। तो अब आप लकड़बग्गा को देख लो, ये लकड़बग्गा ऐसा दिखा रहा है, ये लकड़बग्गा दिखा रहा है, ये लकड़बग्गे का चित्र है। तो हमसे पूछा है कि लकड़बग्गा किस जानवर का शिकार सबसे ज्यादा करेगा, तो ये देखिए ये यहाँ इसकी रुचि सबसे ज्यादा इस जानवर में होगी, जो कितने किलोग्राम वजन का होगा? 175 किलोग्राम वजन का। 175 किलोग्राम वजन का होता है ज़ीब्रा। तो लकड़बग्गा सबसे ज्यादा किस जानवर का शिकार करना पसंद करेगा? जिसका वजन है 175 किलोग्राम। विकल्प नंबर C सही है। प्रश्न क्रमांक 28, यास्मीन देखना चाहती है कि संगीत के प्रकार का मटर के पौधे की बढ़त पर क्या प्रभाव होता है। उसने एक प्रयोग बनाया जो कि इस तरह है, अलग अलग ध्वनि रोधक डिब्बों में एक मटर के पौधे लगाए। ये लिखिए ध्वनि रोधक डिब्बा, ध्वनि बाहर भी नहीं जाएगी अंदर भी नहीं आएगी, डिब्बे लिए, और इसमें मटर का पौधा लगा दिया, और प्रत्येक डिब्बे में एक एक स्पीकर लगा दिया। ऐसे उसने 4 डिब्बे बनाए हैं, ABCD तालिका में दिख रहे हैं। A नंबर वाले डिब्बे में उसने रॉक संगीत बजाया, B नंबर वाले अर्थात 2 नंबर वाले डिब्बे में शास्त्रीय संगीत, है ना, पश्चिमी वेस्टर्न शास्त्रीय संगीत अंग्रेजों का। 3 नंबर के डिब्बे में हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत, और 4 नंबर के डिब्बे में कुछ भी नहीं बजाया। तो इनमें से कौन सी संभावना दिखने की अधिकता है, अर्थात इन चारों में से किसमें पौधे में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी, ये बताना है। इनमें से कौन सा प्रभाव दिखने की सबसे अधिक संभावना है? तो भाई अगर पहले से संभावना बता दोगे क्या कि किस संगीत में पौधा ज्यादा बढ़ेगा? नहीं बता सकते जब तक कि प्रयोग पूरा नहीं हो जाता। चारों पौधे में से किस पौधे की वृद्धि ज्यादा होगी, इसकी संभावना पहले से व्यक्त नहीं की जा सकती जब तक कि प्रयोग पूरा नहीं हो जाता, अर्थात पौधे बड़े होने का इंतजार करना पड़ेगा। बढ़िया 1 महीने तक शास्त्रीय संगीत बजाओ, 1 महीने के बाद देखो जो पौधा ज्यादा बड़ा हुआ है उस पर उस संगीत का ज्यादा प्रभाव दिखा। पहले से संभावना व्यक्त नहीं कर सकते, अर्थात विकल्प नंबर D वास्तविक प्रयोग होने तक इनमें से हमें किसी की भी प्रभाव की संभावना नहीं है। यह विकल्प सही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं
29 पर। बहुत अच्छे से देखिए, कठिन है लेकिन मैं आपको समझा दूंगा चित्रों के द्वारा। इस आरेख में एक स्तर पर रखे डिब्बे एक्स और वाई पर लगाए गए बल की मात्रा और बल की वजह से उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच का संबंध दर्शाया गया है। दोनों डिब्बों पर एक निश्चित समय के लिए बल लगाया गया था। डिब्बे एक्स और वाई एक ही तरह की लकड़ी के बने हैं। इस आरेख के आधार पर डिब्बे एक्स और वाई के बारे में कौन सा कथन सही है हमें बताना है। चलिए अब ये सब समझ में आ जाएगा। ग्राफ को देखो और चित्र को देखो और मेरी बात सुनो। ये देखिए यहां पर एक्स जो नीचे लाइन है उस पर बल दिखाया गया है न्यूटन में, 0, 5, 10, 15 न्यूटन। और जो वाई नंबर की लाइन है इसमें बक्सा जब बल लगने पर खिसकता है तो उसका विस्थापन या दूरी दिखा रखी मीटर में, 5, 10 और 15 मीटर। लीजिए हमने ले लिया एक्स बक्सा, इस पर देखें कितना बल लग रहा है। तो देखो ग्राफ में देखो, एक्स पर लगने वाला बल है 10 न्यूटन, ग्राफ दिखा रहा है। अब ये इतना बल लगा तो कितनी दूरी पर खिसका, दूरी कैसे पता करोगे? ये देखिए दूरी हो जाएगी 10 मीटर। तो एक्स नामर बक्से पर हमने अधिकतम 10 न्यूटन बल लगाया और अधिकतम 10 मीटर दूर खिसका। इसी प्रकार वाई नंबर का बक्सा है जो एक ही प्रकार की लकड़ी के बने हुआ है, इस पर हमने लगाया है करीबन अधिकतम 15 न्यूटन का बल और ये आगे बढ़ा है अधिकतम 5 मीटर। अब देखो आप, दोनों बक्से समान लकड़ी के बने हैं। अब जो एक्स नंबर का बक्सा है उस पर कम बल लगाया है और ज्यादा दूरी जा रहा है, ज्यादा दूरी खसक रहा है। और जो वाई नंबर का बक्सा है उस पर तो हमने ज्यादा बल लगाया है 15 न्यूटन का और वो कम खिसक रहा है। इससे क्या अर्थ निकल रहा है? जिस पर कम बल लगाया वो ज्यादा खिसक रहा है, जिस पर वाई पर ज्यादा बल लगाया ये कम खिसक रहा है। इसका मतलब है कि वाई का द्रव्यमान ज्यादा है और एक्स का द्रव्यमान कम है। आकार समान हो सकता है, देखो दोनों का आकार समान है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है। वाई वाले बक्से के अंदर समान रखा हो तो वाई वाले का द्रव्यमान बढ़ गया, इसलिए उस पर ज्यादा बल लगाया और कम खिसका। एक्स नंबर का जो बक्सा है वो उसी के आकार का है लेकिन उसका द्रव्यमान कम है, वो अंदर से खाली है, इसलिए उस पर कम बल लगाया, वो ज्यादा खिसका। तो एक बात तो समझ में आ गई कि डिब्बे एक्स और वाई के द्रव्यमान अलग अलग हैं, एक्स का कम है वाई का ज्यादा है। दूसरा और क्या समझ में आ सकता है? देखिए एक ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों का द्रव्यमान बराबर है, दोनों का द्रव्यमान बिल्कुल बराबर है, तो हो सकता है कि जो एक्स नंबर वाला बक्सा है वो चिकनी सतह पर फिसल रहा हो, वो चिकनी पृष्ठ पर रखा हुआ और वो पृष्ठ भी आगे की तरफ झुका हो, है ना। और वाई वाला ऐसे पृष्ठ पर रखा हो जो खुरदरा हो। अगर दोनों का द्रव्यमान समान है तो एक्स वाला बक्सा चिकने पृष्ठ पर रखा होगा, तभी तो कम बल लगाने पर बहुत जल्दी से फिसल के आगे बढ़ गया। और वाई नंबर वाला बक्सा खुरदरे पृष्ठ पर रखा होगा, तभी तो उस पर बहुत बल लगाया और घर्षण के कारण वो कम दूरी तक गया। तो दूसरा विकल्प क्या निकलता है कि डिब्बे एक्स और वाई अलग अलग सतहों पर रखे हो सकते हैं, एक्स चिकनी सतह पर और वाई खुरदरी सतह पर। तो क्या निष्कर्ष निकला है? सी, पी और क्यू, अर्थात दोनों का द्रव्यमान भी अलग अलग है और अगर द्रव्यमान समान है तो दोनों अलग अलग पृष्ठ पर रखे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 30, आशा ने देखा कि एक कांच के बर्तन को चूल्हे पर रखने से उसके पेंदे से बुलबुले उड़ रहे थे, जैसा कि यहां दिखाया गया है। आपको देखते हो भाई, पानी को गर्म करते हो तो नीचे पेंदे में बारीक बारीक हवा की बूंदें नहीं आ जाती, फिर और गर्म करते हो तो नीचे से बुलबुले निकलते हैं ऊपर की ओर। उसने इस अवलोकन का वर्णन इस प्रकार किया, कांच के बर्तन के नीचे ज्वाला है इसलिए पानी ज्यादा गर्म हो जाता है और बर्तन के पेंदे में जलवाष्पन बनने लगता है। भाई आपसे पूछा जाए, चलिए हमने आपसे प्रश्न कहा कि जब पानी को हम गर्म करते हैं तो बुलबुले नीचे से ही क्यों निकलते हैं, पेंदे में से, तली में से? तो आप यही उत्तर दोगे ना कि सर जो पेंदे वाला पानी है, तली वाला पानी, वो जल्दी गर्म होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचकर भाप में बदल जाता है, तो नीचे के पानी का वाष्पन तेजी से होता है, नीचे के पानी की भाप बनती है, भाप अर्थात गैस, तो बुलबुलों के रूप में ऊपर आती है। ये बिल्कुल सही बात है जो उसने बताई है। पानी को जलते स्टोव पर रखने पर पानी जैसे जैसे गर्म होता है, सबसे पहले बर्तन के पेंदे पर छोटे छोटे बुलबुले बनने चालू हो जाते हैं। अभी पानी 100 डिग्री पे गर्म नहीं हुआ, पहले ही बुलबुले बन गए। ये बुलबुले वाष्प के नहीं बल्कि पानी में घुली हवा के होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, पानी में हवा घुली रहती है, ऑक्सीजन। जब पानी हल्का सा गर्म होता है तो वो ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं, तली में चिपक जाते हैं बारीक बारीक। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी पहुंच जाता है, तो फिर पानी भाप में बदलने लगता है और फिर उसके बुलबुले बनते हैं। ये बुलबुले धीरे धीरे बड़े होकर ऊपर की ओर उठते हैं और सतह पर पहुंचकर फट जाते हैं। सतह पर पहुंच के फटते हैं, इन्हीं से पानी गर्म होने की आवाज पैदा होती है। पानी जब गर्म होता है तो सनसनाहट की आवाज आती है ना, वो इन्हीं बुलबुलों के बनने और फूटने के कारण आती है। अच्छा, अब हमसे पूछा है इस वर्णन को जांचने के लिए उसे क्या करना चाहिए। वो अपने आप को सही साबित कैसे करेगी कि नीचे से गर्म हो रहा है इसलिए नीचे से बुलबुले निकल रहे हैं? उसको क्या करना पड़ेगा? उसे उस पात्र को एक दूसरी दिशा से गर्म करके दिखाना पड़ेगा, जैसा कि यहां दिख रहा है। आप पानी गर्म करते हैं ना रॉड से, तो आप बताओ बुलबुले कहां से उठते हैं? जब पानी गर्म हो जाए ना और सनसनाहट की आवाज आने लगे तो आप देखना कि बुलबुले रॉड के पास से निकल रहे हैं, क्योंकि रॉड के पास वाला पानी पहले गर्म हो रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच रहा है, उसकी भाप पहले बन रही है, तो वहीं से रॉड के पास से बुलबुले बनते हुए निकल रहे हैं, तेजी से नीचे से ऊपर आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, फूट रहे हैं, आवाज आ रही है। तो आप जहां से पानी गर्म करेंगे, जिस दिशा से, वहीं से बुलबुले निकलेंगे। यानी उसने जो बात कही है बिल्कुल सही है और उसे अपनी बात को साबित करने के लिए विकल्प नंबर सी, किसी और दिशा से पानी को गर्म करना चाहिए।
चलिए प्रश्न क्रमांक 31, यह एक समतल दर्पण है, दिख रहा है समतल दर्पण, बीच में उन्होंने एक काले रंग का गत्ता चिपका रखा है, मोटा खुरदुरा पुष्टे का गत्ता, और आसपास लकड़ी की फ्रेम है। अब उसने क्या करा, दर्पण को एक स्टैंड पर लगाकर एक दीवार के सामने रखा, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। दर्पण द्वारा सूर्य की सीधी रोशनी दीवार पर परावर्तित हो रही है। इनमें से किस चित्र में उस परावर्तन को सही तरीके से दिखाया गया है? देखिए एक चित्र आपको सब समझा देगा। ये देखिए, इसने क्या कर रखा है, इस आदमी ने हाथ में दर्पण ले रखा है, समतल दर्पण। सूर्य का प्रकाश समतल दर्पण पर पड़ा, टकरा के परावर्तित हुआ और दीवार पर बन गई उसकी फोटो। यहां तो दीवार पर बिल्कुल चौकोर ही चित्र बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा। लेकिन हम जो दर्पण काम में ले रहे हैं उसमें बीच में हमने एक काले रंग का मोटा गत्ता लगा रखा है। काला रंग आप जानते हैं, काला रंग ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, इसलिए इस काले गत्ते से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो फिर बनने वाला फोटो कैसा दिखाई देगा? हो सकता है बीच में आपको यहां छिद्र दिखाई दे। चलिए हम इसे और अच्छे से समझाते हैं। ये लीजिए, अपारदर्शी, चिकनी तथा चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छा होता है। काली सतह संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। तो इस दर्पण में बाकी विशेषताएं हैं, यह अपारदर्शी है, चिकना है, समतल है, चमकदार है, बहुत अच्छा परावर्तन करेगा। लेकिन बीच में लगा रखा है काले रंग का खुरदुरा गत्ता, वो चिकना नहीं है और काले रंग का है, वो प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, परावर्तित नहीं करेगा। इसलिए जो दीवार पर प्रतिबिंब बनेगा उसमें बीच में काला छिद्र दिखाई देगा, क्योंकि वहां से प्रकाश दीवार पर नहीं गया है। विकल्प नंबर डी। 32, नीचे दिए गए वृत्त आरेख में रूस की दो जनजातियों के बारे में बताया गया है। एक जनजाति उलेन के समुद्र तट के क्षेत्र में रहती है, दूसरी जनजाति कंचलन के भीतरी क्षेत्र में रहती है। इन दो जनजातियों के आहार में जो अंतर है उसके बारे में राणा ने 4 संभावित कारण बताए। इनमें से किस कारण को जांचने के लिए किसी भी और जानकारी की आवश्यकता नहीं है। रूस की दो जनजाति आदिवासी, एक रह रहे हैं समुद्र किनारे, दूसरे रह रहे हैं जंगल में। तो जो समुद्र किनारे रह रहे हैं उनकी थाली दे रखी है, उनकी थाली में समुद्री जीव ज्यादा है, और जो जंगल में रह रहे हैं उनकी थाली में जंगली जानवर ज्यादा है। अर्थात जो समुद्र किनारे लोग रह रहे हैं वो समुद्री जीवों को ज्यादा खा रहे हैं, और जो जंगल में रह रहे हैं वो जंगली जानवरों को ज्यादा खा रहे हैं। तो ऐसा क्यों भाई? जो समुद्र किनारे रह रहे हैं उनकी थाली में समुद्री जीव का हिस्सा ज्यादा है, जबकि जो कंचलन क्षेत्र में रह रहे हैं उनकी थाली में जंगली जानवरों का क्षेत्र ज्यादा है। ऐसा क्यों, यह हमें बताना है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, किसी भी जीव का आहार उसके वास स्थान पर मिलने वाले खाद्य पदार्थ पर निर्भर करता है। कोई जीव जहां रह रहा है वहां जो भोजन आसानी से मिल जाता है वह उसी को खाना अधिक पसंद करता है। तो जो जनजाति समुद्र किनारे रह रही है उसे आसानी से समुद्री जीव मिल जाते हैं, इसलिए वो समुद्री जीवों को ज्यादा खाती है। और जो कंचलन क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें समुद्र के जीव नहीं मिल पाते आसानी से, जंगली जानवर आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए वो जंगली जानवरों को खाते हैं। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही है। समुद्र के तट पर रहने वाले लोग भोजन प्राप्त करने के लिए समुद्र पर निर्भर रहते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 33, एल्बर्ट और डेविड ने यह चर्चा की कि मुंह से हवा निकालने पर मोमबत्ती बुझने के कौन से कारण होते हैं। उन्हें पता था कि हम मुंह से जो हवा निकालते हैं उसकी गति से मोमबत्ती बुझने में मदद मिलती है, पर एल्बर्ट ने यह दावा किया कि गति से अलावा मुंह से निकली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे भी ज्वाला के बुझने में मदद मिलती है। मतलब दो दोस्त हैं, क्या है, दो दोस्त, उन्होंने मोमबत्ती जलाई और फिर बुझाई, ये फूंक मार के बुझाई, है ना। एक ने कहा कि जो मैं फूंक मार रहा हूं उसकी गति से, उस हवा की गति से मोमबत्ती बुझी, और दूसरा दोस्त कह रहा है नहीं, जो हम फूंक मार रहे हैं ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, जो हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझा देती है, इसलिए मोमबत्ती बुझ गई। अब दोनों में से कौन सही है? तो इसके लिए एक प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मोमबत्ती जल रही है, जलती हुई मोमबत्ती पे हम 2 बैलून लेकर आए। एक बैलून में हमने पंप से हवा भरी है, उसने भी ऐसे ही किया है डेविड ने, है ना। डेविड ने जांचने के लिए, अपने आप को सही बताने के लिए कि नहीं वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही बुझती है, उसने 2 बैलून लिए, एक में पंप से हवा भरी तो उसमें वायुमंडलीय हवा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और दूसरा बैलून उसने अपने मुंह से फुलाया, मुंह से फुलाए गए बैलून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अब उसने एक एक करके ये दोनों बैलून मोमबत्ती के पास ले जाकर खोले, तो वायुमंडलीय वायु वाला खोला तो भी मोमबत्ती बुझ गई, और जो मुंह से जिस बैलून में हवा भरी थी उसको खोला तो भी मोमबत्ती बुझ गई। अब उसने क्या करा, धीरे धीरे दोनों बैलून में कम कम हवा भरी, पहले ज्यादा भरी थी, अब दोनों बैलून में धीरे धीरे कम हवा भरते चले गए। तो पता है आपको, पंप से वायुमंडलीय हवा जिस बैलून में भरी थी, कम हवा भरने पर उस बैलून के खोलने पर मोमबत्ती नहीं बुझी, लेकिन उतनी ही हवा जब मुंह से बैलून में भरी तो उस कम हवा से भी मोमबत्ती बुझ गई। इससे एक बात साबित हो गई कि हवा के वेग से नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, मुंह से निकली कार्बन डाइऑक्साइड से मोमबत्ती बुझती है। और हमारा विकल्प है बी, गुब्बारा पी की तुलना में गुब्बारा क्यू से ज्वाला कम गति की हवा में बुझ गई। अर्थात मुंह से जिस बैलून में हवा भरी थी वो कम गति या कम रफ्तार से बाहर निकलने के बाद भी उसने मोमबत्ती को बुझा दिया, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। 34, किसी कोशिका के राइबोसोम अंगक को निकालने पे क्या परिणाम होगा?
ये लीजिए कोशिका, कोशिका के अंदर राइबोसोम होते हैं। ये राइबोसोम कोशिका के लिए जरूरी प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए हम राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अब अगर कोशिका में से राइबोसोम निकाल दिया जाए तो क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। विकल्प नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35, एक सुबह यश ने देखा कि उसके घर के सामने गली और मुख्य सड़क बारिश से पूरी तरह गीली थी। 1 घंटे बाद उसने देखा कि मुख्य सड़क तो सूख गई, पर उसके घर के सामने वाली छोटी गली अब भी गीली है। जहां यश जहां रहता है, ऊपर से इस जगह का दृश्य यहां दिखाया गया है। यश ने जो देखा उस बात का वर्णन इनमें से कौन से कथन से किया गया है। ये देखिए सामने चौड़ी सड़क है, मुख्य सड़क, वहां पेड़ कम है, और अंदर जो पतली गली है जो उसके घर को जाती है वहां पेड़ ज्यादा है। मुख्य सड़क पहले सूख गई बारिश के बाद, अंदर वाली सकरी गली देर से सूखी, क्यों, उसका कारण बताना है। तो देखिए हम आपको बता दें, यहां पर हमें वाष्पन का कारण लगेगा। वाष्पन समझते हैं ना, पानी क्वथनांक तक नहीं पहुंचेगा, पानी 100 डिग्री तक नहीं पहुंचेगा, पानी 100 डिग्री से कम तापमान पर ही भाप में बदलने लगता है, उस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। 100 पर पानी भाप में बदले तो क्वथन, 100 से कम तापमान पर पानी की जो ऊपरी सतह है, देखिए पानी की जो स्वतंत्र खुली सतह है ऊपरी, उसमें पानी के जो कण हैं वो बहती हुई हवा के संपर्क में आकर द्रव से गैस में बदल जाते हैं। ये तालाब का पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर हवा बह रही है, तो बहती हुई हवा से पानी की सतह के ऊपरी कण ऊर्जा ले लेते हैं और ऊर्जा लेकर वो द्रव से गैस अवस्था में बदल जाते हैं 100 डिग्री से कम तापमान पर। इसी क्रिया को अपन वाष्पन कहते हैं, जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो भाई क्यों सूख गई, विकल्प नंबर पी देखिए, पेड़ों की छाया के कारण मुख्य सड़क और गली में वाष्पन की दर अलग थी। बिल्कुल सही है। ये देखिए वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, क्वथनांक से कम तापमान पर जल की सतह से जल के अणुओं का जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पन या वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की दर जल की उपलब्धता, तापमान, वायु की शुष्कता, पवन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और मेघ आच्छाद पर निर्भर करती है। यानी वाष्पन और वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहां पर 2 कारक काम कर रहे हैं। मुख्य सड़क पर कम पेड़ है, जबकि सकरी जो गली है उसमें ज्यादा पेड़ है, तो सूर्य का प्रकाश और गर्मी नहीं पहुंच पा रही, इसलिए गली का पानी देर से वाष्पित हो रहा है, गली देर से सूख रही है। और मुख्य सड़क पर ज्यादा वाहन चल रहे हैं, तो मुख्य सड़क पर ज्यादा वाहन आ जा रहे हैं, तो वाहनों के कारण हवा की रफ्तार बढ़ रही है, तो उस हवा की रफ्तार से भी वाष्पन तेज हो रहा है। जबकि गली में वाहन कम जाते हैं, हवा की रफ्तार कम है, वहां वाष्पन देर से हो रहा है। तो सूर्य का प्रकाश पहुंचने और ना पहुंचने के कारण और हवा की रफ्तार के अधिक और कम होने के कारण ही मुख्य सड़क पहले सूख रही है और सकरी गली देर से सूख रही है। तो विकल्प नंबर पी और क्यू हमारे बिल्कुल सही हैं। विकल्प नंबर ए ये पूरी आंसर की है। आप यहां पर 1 से लेकर 35 तक के प्रश्नों के सही विकल्प देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने मित्रों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी का द्वितीय भाग अंतिम 35 प्रश्नों का भी अवश्य देखें। साथ ही साथ इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप इन्हीं प्रश्नों का ऑनलाइन क्विज भी दे सकते हैं। तो पहले वीडियो देखें, फिर ऑनलाइन क्विज दें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे सकते हैं। आपका सही मूल्यांकन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।